हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी। हम लोग केजीएस आईएएस के टेस्ट को सॉल्व कर रहे थे। इसी क्रम में ये टेस्ट नंबर 7 है। ध्यान देंगे कि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टेस्ट है। इसमें आपको फरवरी 2025 से लेकर मई 2025 तक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है एक एक करके तेजी से देखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किया गया था? तो ध्यान देंगे कि ये पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। पहले का उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो पहले का उत्तर क्या है? पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी। आइए इसका डिटेल में देखते हैं। एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन फ्रांस के पेरिस स्थित ग्रैंड पाले में किया गया था, जिसकी सह अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम पेरिस घोषणा पत्र था, जिसे 60 से अधिक देशों और संगठनों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समावेशिता और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित किया गया। हालांकि इस घोषणा पर अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन जो है वो पेरिस फ्रांस में किया गया था। इसकी अध्यक्षता फ्रांस ने की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी सह अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान देंगे कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले ऋतुराज अवस्थी जो थे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश महेश्वरी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आठवीं समझौते के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से नहीं था, लेकिन बाद में चल के भारत भी इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, भारत इसमें 22 जून 2023 को शामिल हुआ था। ठीक है, और भारत जो है 27वां देश था जो इसका हस्ताक्षरकर्ता बना था। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। यह बाह्य ब्रह्मांड के नागरिक अन्वेषण और उपयोग के शासन को बेहतर बनाने के लिए एक साझा सिद्धांत का समूह प्रदान करता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड करता है, हाल ही में बांग्लादेश और नॉर्वे क्रमशः 54वें और 55वें देश बने हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बांग्लादेश और नॉर्वे जो है इसका 54वां और 55वां सदस्य बना है। तो हमें जो है सही कथन पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट 2 और थर्ड तीनों दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करके सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर जो है संचार साथी। ठीक है, संचार साथी ऐप जो है इसे लॉन्च किया गया है। संचार मंत्रालय ने संचार साथी नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को उनके दूरसंचार संसाधन की सुरक्षा और दूरसंचार धोखाधड़ी से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। इसे उपयोग में आसानी के लिए डिजाइन किया गया है। यह ऐप सभी को अपने स्मार्टफोन पर बस कुछ टैप के साथ इन महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे संचार साथी ऐप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वैश्विक आंतरिक विस्थापन की संख्या 2024 में 83.4 मिलियन तक पहुंच गई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, सूडान 11.6 मिलियन आईडीपी के साथ सूची में सबसे ऊपर है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है, ये कहता है भारत में 2024 में विस्थापितों की कुल संख्या 5.4 मिलियन तक पहुंच गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3। ठीक है, ध्यान देंगे कि ये कौन सा रिपोर्ट है? तो रिपोर्ट का नाम है आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित स्त्री समिट 2025 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था। ठीक है, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित स्त्री समिट जो है उसको हैदराबाद में आयोजित किया गया था। यह दूसरा संस्करण था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसको 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता घोषित किया है? तो ध्यान रखेंगे इसका उत्तर है डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को। ठीक है, क्या कह रहा है? विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 में किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मारियान गेला हंगरिया को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी लोकसभा चुनाव 2024 के विस्तृत आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है,
2019 की तुलना में 2024 में कुल मतदाताओं में 7.43% की वृद्धि दर्ज हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है सबसे अधिक और सबसे कम मतदान क्रमशः धुबरी असम और सबसे कम जो है ये श्रीनगर जम्मू में दर्ज किया गया था। तो सबसे ज्यादा मतदान कहाँ हुआ था? धुबरी असम में, और सबसे कम जो है ये श्रीनगर जम्मू में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे अधिक और सबसे कम मतदान केंद्र क्रमशः महाराष्ट्र और गोवा में स्थापित किए गए। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सबसे अधिक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम की बात करें तो लक्षद्वीप में थे। ठीक है, मतदान केंद्रों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 1,62,096 मतदान केंद्र थे, वहीं लक्षद्वीप में मात्र 55 मतदान केंद्र थे। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। हमसे सही कथन पूछा जा रहा है, तो हमारा सही उत्तर जो है 1 और 2 है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है किस एजेंसी ने हाल ही में लॉन्च किए गए भारत पोल पोर्टल को विकसित किया है और उसका संचालन कर रही है? तो इसका सही उत्तर जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई होगा। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। भारत पोल नाम का जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट डैश ने हर्टलैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। तो ध्यान रखेंगे, हर्टलैंड के लिए बानू मुश्ताक ने जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट बानू मुश्ताक ने अपनी किताब हर्टलैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। बानू मुश्ताक कर्नाटक की हैं। बानू मुश्ताक को उनकी कन्नड़ कहानी संग्रह हर्टलैंड के लिए साल 2025 का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज मिला है। यह पहली बार है जब कन्नड़ भाषा में लिखी गई किसी किताब को बुकर प्राइज मिला है। उन्होंने यह किताब जीतकर इतिहास रच दिया है। दीपा भट्टी ने इस किताब का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो दीपा भट्टी का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, उन्होंने जो हर्ट लैम्प है उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित सीमावर्ती गांव बन गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मसाली। मसाली कहाँ पे है? मसाली जो है गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, मसाली जो है वो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित सीमावर्ती गांव बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कहता है हाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर जो है वी राम सुब्रमण्यम है। वी आर सुब्रमण्यम भी कहीं कहीं मिलता है, तो इसका सही उत्तर है वी राम सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर, देखिए वहीं संजीव रमन्ना की बात करते हैं, तो ये पूर्व जो है सीजेआई रह चुके हैं। ठीक है, इसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, आप लोग भी इसका उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में विकास के 4 प्रमुख इंजन निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है कृषि, निर्यात, निवेश और एमएसएमई। कृषि, निर्यात, निवेश और एमएसएमई। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बजट 2025-26 में बताया गया है कि विकसित भारत की दिशा में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात मुख्य प्रेरक शक्तियां हैं, जिसके संचालन में सुधार ईंधन का काम करते हैं और समावेशन के सिद्धांत उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लॉजिस्टिक एक्रोम डिफरेंट स्टेजेस यानी लीड्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार को भू आबद्ध राज्यों में किस श्रेणी में रखा गया है? तो ध्यान देंगे कि बिहार को फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, बिहार को लीड्स की रिपोर्ट में फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान देंगे कि ये लीड्स का 6ठा संस्करण था, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 डैश में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे ये शुरू किया गया है? तो ध्यान देंगे ये जेनेवा में शुरू किया गया है। ठीक है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वन हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के तहत शुरू हुई। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि प्रत्येक WHO महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन इस वर्ष की सभा विशेष रूप से ऐतिहासिक है क्योंकि सदस्य देश ने महामारी समझौते पर विचार करने और संभावित रूप से इसे अपनाने की उम्मीद की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप बस इतना याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 78वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जीनोम इंडिया परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है
यह एक राष्ट्रीय पहल है जो 2020 में शुरू की गई थी और इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। कहता है इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से भारत की जनसंख्या को आनुवांशिक विविधता को समझना है। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 3 की तरफ चलते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु स्थित मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र CBR इस पहल के लिए एक समन्वय एजेंसी है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से गलत हैं, तो ध्यान देंगे कि ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है आपको सही है और हमें गलत चुनना है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कहता है हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा परिसंपत्तियों की ई नीलामी को कारगर बनाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी, बैंकनेट पोर्टल। ठीक है, बैंकनेट पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकनेट नामक एक नए रूप में विकसित ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा ई नीलामी के लिए सूचीबद्ध सभी संपत्तियों को एकीकृत रूप से प्रदर्शित करता है, जिससे खरीदारों और निवेशकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को खोजने के लिए एक ही जगह सुविधा मिलती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? बैंकनेट पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पहला जैविक मत्स्य प्लान क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ध्यान देंगे इसका सिक्किम में लॉन्च किया गया है, तो सिक्किम राज्य ध्यान रखिएगा। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सिक्किम के सोरेंग में पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया है। यह राज्य में मत्स्य पालन के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हाल ही में भूमि संसाधन विभाग द्वारा भूमि उपयोग को अनुकूलित करने तथा नीति और नियोजन उद्देश्य के लिए डेटा साझा करने में सक्षम बनाने हेतु कौन सा पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? तो ध्यान देंगे इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, नक्शा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? नक्शा। भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण यानी नक्शा नामक एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में भूमि अभिलेखों का निर्माण और अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। महाकुंभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आइए देखते हैं। इसे यूनेस्को के अंतर्गत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक को कुंभ मेले के लिए पवित्र स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक 12 वर्षों में जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो सही उत्तर में ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जहां तक भारत के स्थान की बात करें तो भारत जो है 39 पोजीशन पे है, 39वें स्थान पर है। ठीक है, विश्व विश्व आर्थिक मंच द्वारा यूके स्थित सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 119 देशों में 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले 2021 में प्रकाशित सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का डैश प्रतिशत होने का अनुमान है। तो बजट के अनुसार जो है यह आंकड़ा जो है आपको 4.4% है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा? 4.4%। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हाल ही में चर्चा में रहे पार्कर सोलर प्रोब मिशन के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी उत्तरदायी है? तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, इसके लिए नासा उत्तरदायी है। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन के लिए नासा जो है उत्तरदायी है, क्योंकि नासा ने ही जो है इसे प्रक्षेपित किया था। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे कर्च जलमड्डू कर्च है, ठीक है, कर्च जलमड्डू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, हमें सत्य कथन ढूंढना है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कहता है यह एकमात्र जल निकाय है जो काला सागर को अजोब सागर से जोड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है यह पश्चिम में केच प्रायद्वीप को रूस के पूर्व में समान प्रायद्वीप से पृथक करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, आप वर्ल्ड के मैप में इसको देखेंगे, अभी हाल में जो है ये चर्चा में रहा था। तो हमारा सही उत्तर जो है वो 1 और 2 दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी द्वारा भारतीय नौसेना में
शामिल। छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस बागसीर का निर्माण किया गया है। तो आईएनएस बागसीर का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, बागसीर नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, आईएनएस बागसीर। ये भी याद रखिएगा कि ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 कह रहा है, भारत ने भारतीय नौसेना की अंडरसी डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए सेनबॉय से संयुक्त उत्पादन हेतु किस देश के साथ साझेदार की है? तो सेनबॉय ये काफी चर्चा में रहा था, अमेरिका के साथ जो है भारत ने जो है साझेदारी की थी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर जो है ए होगा। ठीक है, सेनबॉय जो है ये चर्चा में रहा था, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हाल ही में स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए लॉन्च की गई माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है वो है भार्गवास्त्र। ठीक है, भार्गवास्त्र इसका नाम है। ठीक है, स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए इसका लॉन्च किया गया है, भार्गवास्त्र का। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह एक जलमग्न जलप्रपात यानी सबमेराइन वाटरफॉल है जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच समुद्र के नीचे स्थित एक जलमार्ग में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह पृथ्वी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा झरना है। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, यह महासागर की सतह से के गहराई में स्थित होने के बावजूद नंगी आंख से दिखाई देता है। तो ये गलत है। ठीक है, ये नंगी आंख से दिखाई नहीं देता है। हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 कहता है, किस विद्यालय ने आयरन की कमी और एनीमिया की सटीक पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया एक नया उपकरण एनीमिया फोन विकसित किया है? तो इसका उत्तर जो है होगा कार्नेल विश्वविद्यालय। ठीक है, कार्नेल विश्वविद्यालय यूएसए में है। वहाँ के शोधकर्ताओं ने एनीमियो फोन नामक एक डिवाइस विकसित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा गूगल हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, गूगल ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना आयोजित की? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात सरकार मरीन नेशनल पार्क और अभ्यारण्य ने भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षियों की जनगणना आयोजित करने की तैयारी की है। इस जनगणना का उद्देश्य पक्षी आबादी पर नजर रखना, उनके आवास की स्थिति का मूल्यांकन करना और संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटियों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा केरल। ब्लू फ्लैग जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये कप्पड़ और चाल समुद्री तट जो है इसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है और यह केरल राज्य से में अवस्थित है। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। केरल के कप्पड़ और चाल समुद्र तट को हाल ही में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा उन समुद्री तटों को दी जाती है जो पर्यावरण संरक्षण, जल की गुणवत्ता, पर्यटक सुरक्षा और सतत पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण मानकों का पालन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरल राज्य से संबंधित है कप्पड़ और चाल। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 में सूची दी गई है जिसमें किताब और उनके राइटर्स दिए गए हैं, हमें इसको मिलान करना है। आइए, पहला किताब का नाम है ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो इसके राइटर जो है वो है दीपा मलिक। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। फिर है छौंक, ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। तो इस बुक के राइटर हैं अभिजीत बनर्जी। तीसरा है स्टम्प्ड। तो स्टम्प्ड जो किताब है उसके राइटर हैं सैयद किरमानी। ठीक है, सैयद किरमानी जो है 1918 का जो विश्व कप था उसमें विकेट कीपर रह चुके हैं। उसके अलावा द अनयील्डिंग जज के राइटर हैं गैरी ग्रोव। ठीक है, गैरी ग्रोवर। तो इस तरीके से हम इसको अगर मिलान करेंगे तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी निकल के आएगा। ये किताब इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको जरूर याद रखिएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट इस साल भानु मुश्ताक के द्वारा लिखी गई हार्टलैम किताब है, वो याद रखिएगा, उसके लिए उनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र बनने के लिए चुना गया है? तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर जो है लोथल है। ठीक है, लोथल को इसके लिए चुना गया है। सिंधु घाटी का शहर लोथल को वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार लोथल एक समुद्री विरासत परिसर भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास को उजागर करेगा, जिसका उद्देश्य इसे विश्व स्तरीय संग्रहालय और प्रमुख पर्यटन आकर्षण बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? हमें सही कथन की पहचान करनी है। आइए देखते हैं। पहला है, यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने 7 विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 3 कहते हैं, इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो देखिए स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसका आयोजन जो है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, और प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के दिन जो है ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा बांटा जाता है। तो स्टेटमेंट 3 जो है गलत है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन सी निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मिशन मौसम। मिशन मौसम जो है IMD के 150 वर्ष पूरे होने पर शुरू किया गया है, मिशन मौसम। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है? तो इसका सही उत्तर जो है भारत होगा। भारत जो है वो इसमें शामिल हो गया है। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ की समिति का सदस्य बन गया है। इस भागीदारी के माध्यम से भारत अपनी नवाचार पहलों को प्रदर्शित करेगा, जैसे कि डेटा इनोवेशन लैब का निर्माण और उपग्रह छवियों तथा मशीन लर्निंग जैसे वैकल्पिक डेटा स्रोत का उपयोग, जो साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 38 पे चलते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने के लिए अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरपोल। इंटरपोल के द्वारा जो है ये पहल की जा रही है, सिल्वर नोटिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वरेल सुपर ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विशेष रूप से मालगाड़ी प्रबंधन के लिए है, ना कि यात्री सेवाओं के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है पहला ये गलत है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट 2 है, यह उपभोक्ताओं को टिकट बुक करने, स्टेशन सुविधाओं की जानकारी और यात्रा अलर्ट प्रदान करने के लिए अनुमति देता है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हमें सही का पता लगाना है। स्टेटमेंट 2 सिर्फ सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हाल ही में सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, विजय दुर्ग आप लोग याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि भारतीय सेना का जो पूर्वी मुख्यालय है वो कलकत्ता में अवस्थित है। पहले इसे फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था, अब इसे नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? ठीक है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, इस पुरस्कार से किस देश ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है? तो ये है कुवैत। ठीक है, कुवैत में प्रधानमंत्री को जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्वेश्चन नंबर 42 है, संसद रत्न पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चेन्नई स्थित प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने सांसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चेन्नई स्थित जो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन है वही इसको जारी करता है। उसके अलावा 17 सांसदों और 2 संसदीय समितियों को सम्मानित किया गया है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, महाराष्ट्र 7 पुरस्कारों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान 2-2। बिल्कुल ये भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा सही जो ढूंढना था, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 43 देखते हैं। इसमें सूची को मिलान करना है। ठीक है, इधर राज्यों का नाम दिया गया है
और दूसरी तरफ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक दिया गया है, तो हमें उसको मिलान करना है। जहां तक उड़ीसा की बात है, ठीक है, तो ध्यान देंगे उड़ीसा जो है वो पहले स्थान पर है, ठीक है, उड़ीसा जो है वो पहले स्थान पर है। फिर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ जो है वो दूसरे स्थान पे है। इसके अलावा गोवा की बात करें तो गोवा जो है वो तीसरे स्थान पर है और बिहार जो है वो 13वें स्थान पर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मिलान करते हैं तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निकल के आता है। नीति आयोग द्वारा विकसित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करने और समझने की एक पहल है। यह राज्यों का मूल्यांकन मुख्य संकेतक जैसे जीडीपी, जनसंख्या, सार्वजनिक व्यय, राजस्व और समग्र राजकोषीय स्थिरता में उनके योगदान के आधार पर करता है। उड़ीसा 67.8 स्कोर के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, वहीं बिहार जो है वो 13वें स्थान पर है। बिहार के स्कोर की बात करें तो ये 27.8 है, जो मध्यम राजकोषीय प्रदर्शन को दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। NVS-02 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला कथन है, यह NVS श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है और भारत के नाभिक का हिस्सा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है GSLV F-15 से इसका प्रक्षेपण इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से किया गया 100वां प्रक्षेपण था, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट 1, 2 दोनों सही है, हमें सही का पता लगाना था, इसलिए हमारा उत्तर स्टेटमेंट सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 कहता है एमएसएमई भारत के जीडीपी में 29% और डैश से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। तो ध्यान रखिएगा कि एमएसएमई जो है वो जीडीपी में 29% का योगदान देता है, वहीं कार्यबल की बात करेंगे तो लगभग 60% जो है वो कार्यबल यानी रोजगार प्रदान करता है। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 60%, ठीक है। ये नीति आयोग का डाटा था। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची, जिन्हें हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, पहले किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? ध्यान देंगे कि ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इस प्रकार का प्रश्न जो है लास्ट ईयर बीपीएससी में पूछा गया था, 70वीं बीपीएससी में, इसलिए इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, याद कर लें कि न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची, जिन्हें हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, वो 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे, ठीक है, और अभी वर्तमान में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हाल ही में समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए भारत एआई मिशन के तहत भारतीय सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान देंगे इसका उत्तर जो है माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापक प्रभाग इंडिया एआई ने भारत में एआई को अपनाने और विकसित और विकास को आगे बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत एआई मिशन के साथ संरेखित इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य देश भर में एआई प्रणालियों के निर्माण और परीक्षण का समर्थन करने के लिए मजबूत एआई बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, ठीक है। तो भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हाल ही में भारत के 58वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, वह मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 14वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट यानी असर की जो रिपोर्ट है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय नामांकन दर घटकर 66.8% हो गई है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कुल राष्ट्रीय नामांकन दर लगभग 98.1% है और यह स्थिर बनी हुई है, जबकि 66.8% का आंकड़ा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के नामांकन को दर्शाता है, ना कि कुल नामांकन को, ठीक है। तो कुल नामांकन जो है ना वो 98.1% है। चलिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इसे एनजीओ प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें सही को ढूंढना था, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही था, इसलिए हमारा उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान देंगे कि भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। यह केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस रहे हैं। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाले हैं।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है रॉटरडैम। रॉटरडैम में जो है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का छठा संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस संगठन ने भारतीय प्रतिभूतियों के इतिहास पर एक डिजिटल रिपोजिटरी धरोहर की शुरुआत की है? तो ध्यान देंगे, इसका उत्तर होगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। ठीक है, चलिए सेबी से याद है, आप लोग सेबी का जो अध्यक्ष है, सेबी के अध्यक्ष, उनका नाम बताएंगे। हाल ही में बदले गए हैं, पर इससे पहले माधवीपुरी बुच जो थी वो यहाँ की अध्यक्ष थी, सेबी की अध्यक्ष थी। अभी वर्तमान में कौन सेबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि सेबी ने धरोहर भारतीय प्रतिभूति बाजार में मील के पत्थर ऐसा एक पहल लॉन्च किया है। ठीक है, ये गणतंत्र दिवस के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 22वें सांगरी ला वार्ता का एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ था? तो ध्यान देंगे कि भारत की ओर से अनिल चौहान जो है वो शामिल हुए थे। सीडीएस है अनिल चौहान। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान 30 मई को जो है वो सिंगापुर में आयोजित 22वें सांगरी ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में हाथ से मैला उठाने यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला कथन कहता है यह एक खतरनाक और अपमानजनक पेशा है जो मुख्य रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों को प्रभावित करता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, मुंबई और गोवा में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सह महानगरीय शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर सफाई पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, ना कि दिल्ली, मुंबई और गोवा में। ठीक है, तो ये 6 महानगर है। ठीक है, कौन कौन से महानगर हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। यानी 4 तो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसके अलावा 2 अन्य शहर बेंगलुरु और हैदराबाद इसमें शामिल किए गए हैं। तो हमें इसमें से सही कथन का पता लगाना था, तो केवल प्रथम स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। माउंट डुकोनो जैसे हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? ठीक है, तो माउंट डुकोनो जो है ये इंडोनेशिया में अवस्थित है। ठीक है, माउंट डुकोनो इंडोनेशिया में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है हाल ही में जापान द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो ध्यान देंगे, इसका नाम है रिमेई। ठीक है, इसका नाम क्या है? रिमेई। यह 20 क्यूबिक क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक है, नाम क्या है? रिमेई। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 जो है उसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। त्योहार और राज्यों का नाम दिया गया है, तो आइए मिलान करके देखते हैं। चलिए पहला है गांव नगाई। जहां तक गांव नगाई का बात है, ये असम, मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्यों में मनाया जाता है। तो यहाँ पे मणिपुर दिया गया है, तो इसे मिलान कर देते हैं। दूसरा है फ्लेमिंगो महोत्सव। तो जहां तक फ्लेमिंगो महोत्सव की बात है, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू की बात करते हैं, तो जल्लीकट्टू जो है वो केरल, तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। और मकर विलक्कू त्योहार की बात करें तो ये केरल में मनाया जाता है। इस तरीके से अगर आप मिलान करेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग सृजनम किस संस्थान में लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सृजनम जो है उसको एम्स दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग है सृजनम। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। ठीक है, एम्स दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज थीम के साथ पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ध्यान देंगे कि इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। ठीक है, और ये एक 1 मई से लेकर 4 मई के बीच जो है इसका आयोजन किया गया था मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, और यह पहला वेब शिखर सम्मेलन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका थीम जरूर याद रखिएगा। थीम क्या था? कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 60 नंबर। प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये प्रलय के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, यह डीआरडीओ द्वारा विकसित एक छोटी दूरी की स्वदेशी
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि प्रलय मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित एक छोटी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जो 500 से 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ये सतह से हवा में नहीं, बल्कि सतह से सतह में मार करने वाली है। ठीक है, चलिए, हवा नहीं होगा, सतह होगा। स्टेटमेंट 2 कहता है, यह भारत का पहला सामरिक अर्ध बैलिस्टिक हथियार है जो युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के ठिकाने पर सटीक हमला करने में सक्षम है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें सही उत्तर का पता लगाना है, केवल 2 सही है, इसलिए हमारा उत्तर 60 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने चिनार के पेड़ के संरक्षण हेतु ट्री आधार पहल शुरू की है? तो ट्री आधार पहल जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, सॉरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है? तो कोडाकुनाइल सौर वेधशाला जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ध्यान देंगे, ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को चुना गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिनों और उनसे संबंधित विषयों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो दिवस और उसका थीम जो है विषय, उसके मिलान करना है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है इसका थीम क्या होगा? इसका है एआई और शिक्षा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। तो इसका थीम था एकजुट हो कार्य करें, ठीक है, और उन्मूलन करें, तो ये भी सही है। तीसरा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो विश्व वेटलैंड डे जो है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, इसका थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा करना। ठीक है, तो ये गलत है, याद रखिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का थीम क्या था? तो ये था हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा करना। ठीक है, और चौथा स्टेटमेंट है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025। तो इसका थीम था माई एपिलेगी जर्नी। ठीक है, माई एपिलेप्सी जर्नी। तो स्टेटमेंट 4 भी सही है। हमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो ढूंढना था, तो ध्यान रखेंगे कि सिर्फ 3 जो है वो सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, कहता है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने खुदाई के दौरान किस ऐतिहासिक स्थल पर एक महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेष की खोज की है? तो ध्यान रखेंगे, ये खोज रत्नागिरी में की गई है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा के रत्नागिरी में बौद्ध अवशेषों की खोज की है, जिनमें पत्थर की बुद्ध प्रतिमा, ईंट की दीवार, स्तूप, मिट्टी के बर्तन, अभिलेख पत्थर, मनके और स्तंभ शामिल हैं। ये खोजें इस स्थल को एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में प्रमाणित करती है। ठीक है, तो 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, इसे स्वदेशी रूप से भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संजय जो है इसको विकसित करने में भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हाथ है। ठीक है, भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं, बल्कि यहाँ पर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होना चाहिए था। तो स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों को रियल टाइम निगरानी और टोही सुविधा प्रदान करना है। तो 66 का स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर जो है केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें सही ढूंढना था, केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। 67 देखते हैं, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को 96वां स्थान प्राप्त हुआ है, 96। ठीक है, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक सीपीआई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 96 स्थान पर रहा है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में उभरा है। ठीक है, इसके बाद फिर फिनलैंड और फिर सिंगापुर का स्थान है। तो भारत का स्थान कौन सा है? 96 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने
स्टारगार्ड रोग के इलाज में सहायता करने के लिए जीन संपादन तकनीक विकसित की है? तो ध्यान दीजिएगा, ये देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने स्टारगार्ड रोग के इलाज और सहायता के लिए जीन संपादन तकनीक विकसित की है। स्विट्जरलैंड का नाम याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दूसरे प्रधान सचिव की बात की जा रही है। तो ध्यान देंगे कि आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उन्हें जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। स्वतंत्रता के बाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके अलावा गोवा भी जो है वो स्वतंत्रता से पहले से यहाँ पे यूसीसी लागू है। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश था गोवा, और गोवा में पहले से ही आजादी पूर्व से ही समान नागरिक संहिता लागू है। आजादी के बाद उत्तराखंड में ये लागू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA का हिस्सा है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA का हिस्सा है? तो ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकटेस्टन, ये सारों देश जो है इसका हिस्सा है। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। 72 कहता है, किस कलाकार ने त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है इस साल दिया गया है चंद्रिका टंडन को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय अमेरिकी व्यवसायी और ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट या चांट एल्बम का पुरस्कार जीता। यह एल्बम एक सहयोगात्मक कृति थी जिसमें दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक बाउंटर कैरलमैन और जापानी मूल के सोलो वादक एरू मात्सुमोतो ने योगदान दिया था। ठीक है, तो चंद्रिका टंडन का नाम याद रखिएगा। इन्हें त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऐश्वर्या पंडित। ठीक है, ऐश्वर्या पंडित जो है वो इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न जो है खेलो इंडिया यूथ गेम, ये बीपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन किया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन हुआ था। तो संस्करण का संख्या भी याद रखिएगा कि जो बिहार में जो आयोजन हुआ है वो 7वां संस्करण था। तीसरा स्टेटमेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गजराज सिंह था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है 1 2 3 4 सभी होगा, उपर्युक्त सभी। इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश में खेलों की संस्कृति विकसित की है और खेलो इंडिया अम्ब्रेला इवेंट इसका एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में उद्घाटन समारोह को संबोधित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई? तो ध्यान रखेंगे, एडीबी की जो अंतर्राष्ट्रीय एशियाई विकास बैंक की जो गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक है वो इटली में हुई थी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो 58वां वार्षिक बैठक है वो इटली में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 75 प्रश्नों को देख लिया था। अब बाकी के 75 प्रश्न जो है उसे पार्ट बी में देखेंगे। इस वीडियो को थोड़ा क्विक रखा गया था। ठीक है, क्रिस्प रखा गया ताकि करंट अफेयर्स क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें फैक्चुअल रहती हैं, समझने की गुंजाइश बहुत कम होती है, इसलिए इसे क्विक रखा जाता है ताकि आप इसे रिवीजन पर्पज से यूज कर सकें। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार सुनेंगे। ठीक है, अगर आप इसका स्पीड बढ़ाकर भी सुनेंगे और मल्टीपल टाइम सुनेंगे तो ये चीज़ें आपके बैक ऑफ माइंड चली जाती हैं। ठीक है, और ऑप्शंस देखने पे फिर ये आंसर याद आता है आपको। ठीक है, तो पार्ट 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।